बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कल पंजाब असम्बली में परवेज़ इलाही ने एतमाद का जो वोट लिया वो एक गुंडा राज का मज़हर था और गुंडा राज लगाए बगैर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले सकता था, जिसकी कई दलीलें मौजूद हैं। पहली दलील तो ये है कि अखबारात के और टीवी चैनल्स के बाज़ रिपोर्टरों ने खुद गिनती गिनी कि कितने अरकान असम्बली परवेज़ इलाही के हक़ में वोट देने वाले ईवान में मौजूद है हुकूमती बेंचों पर। तो उनकी तादाद 181 और 182 से ज़्यादा नहीं थी। और दूसरा ये कि अगर इनके पास से एतमाद के वोट के लिए बंदे पूरे थे तो इन्होंने 2 जाली MPA वास्कट और कुर्ते शलवार कमीज़ में असम्बली के अंदर क्यों बिठाए। जब अपोजिशन को शक गुजरा तो उन्होंने पता किया तो ये दोनों जाली लोग थे, फिर उनको धक्के मार कर निकाला गया, जिसकी वीडियो मौजूद थी। तीसरी बात थी कि अगर एतमाद की वोट के लिए अरकान पूरे थे तो फिर खुफिया राय शुमारी कराने की क्या ज़रूरत थी। ये जो शो ऑफ हैंड था गैलरी में जाकर, ये असल में खुफिया राय शुमारी थी, क्योंकि इसको वाच करने के लिए अपोजिशन मौजूद नहीं थी। अपोजिशन ईवान में थी और वोटिंग गैलरी में हो रही थी। गैलरी को बंद कर दिया गया। तीसरी बात, जो आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई और जिसको उम्मीद है कि अदालत नोटिस नहीं लेगी, क्योंकि उसने माजी में आपने देखा कि स्पीकर के इंतखाबात में भी ये जालसाजी की गई और वो बैलेट पेपर्स पर निशानात लगाकर ये इलेक्शन कराया गया। ये एक सीधा साधा कानूनी केस था। 6 महीने हो गए, अदालत ने उस केस की सुनवाई के लिए तारीख तक मुकर्रर नहीं की। तो चनाचे ये मामला भी गतरबूद हो जाएगा। लेकिन कानून का तकाजा है, आइन का तकाजा है, असम्बली के रूल्स का तकाजा है कि अपोजिशन के 3 MPA वाचर के तौर पर वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ गिनती हो रही होती है, ताकि वो ये शनाख्त कर सकें कि कोई गलत आदमी तो वोट नहीं डाल रहा या गिनती पूरी है। लेकिन स्पीकर ने उनको इजाज़त नहीं दी। स्पीकर का इजाज़त ना देना इस बात का वाज़ेह ऐलान था कि उनके पास बंदे पूरे नहीं हैं, वरना उन्हें किस बात का डर था कि एक तो वो गैलरी में लेकर गए और लॉबी में लेकर गए और वहाँ जाकर उनको, मैंने गैलरी कह दिया, लॉबी का लफ्ज़ कहना चाहिए था, तो लॉबी में लेकर गए ताकि अपोजिशन की नज़र ही ना पड़ सके। फिर अपोजिशन के जो 3 MPA जो मुबस्सर कह लें या निगरान कह लें या पोलिंग एजेंट कह लें, जो भी उन्हें नाम दे लें, वो लाजमन मौजूद होने चाहिए और यही प्रैक्टिस है। लेकिन ये सब कुछ नहीं किया गया और एक बेमिसाल किस्म की गुंडागर्दी के ज़रिए परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट दिलाया गया। ये इससे पहले दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान में ये दूसरी मिसाल PTI ने कायम की है और परवेज़ इलाही ने यहाँ कायम की है। पहली मिसाल कौमी असम्बली थी, जहाँ डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मैं तहरीके अदम एतमाद वसूल ही नहीं करता, मैं इसको पेश करने की इजाज़त ही नहीं देता। यानी ये वो था खेल में जिसको रौंद मारना कहते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ दुनिया में कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर तहरीके अदम एतमाद को एंटरटेन करने से ही इनकार कर दे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और उसके बाद जब दूसरा वाक़या है, इससे पहले इस तरह की गुंडागर्दी के ज़रिए तहरीके अदम एतमाद या अदम एतमाद का वोट लेने की कोई कार्रवाई दुनिया के किसी पार्लियामेंट में नहीं हुई, चाहे वो कितना ही आमरीत या यक जमाती निज़ाम वाला मुल्क क्यों ना हो। ऐसा कभी नहीं हुआ और इसका नोटिस लेना चाहिए, लेकिन नोटिस कोई नहीं लेगा, क्योंकि सब सहूलतकार बैठे हुए हैं। और जब समाअत हो रही थी इस केस की, तो रिमार्क से ही लोगों का माथा ठिनक गया था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि असूली तौर पर 11 तारीख का वक्त दिया गया था और परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। तो असूलन ये केस खारिज हो जाना चाहिए था इनका, लेकिन एक रात का और मौका दिया गया कि कुछ करना है तो कर लो, इसके बाद फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। चुनाचे फिर PTI और काफ लीग के इजलास में इमरान खान ने वाज़ेह हदायत की कि एतमाद का वोट लेना है जैसे भी हो। अच्छा, इस सिलसिले में ये बात काबिल ज़िक्र है कि जो 17 अरकान बागी थे, वैसे गिनती थी पहले कि 15 से 20 अरकान तक बागी होंगे, तो 17 बागी थे जिनकी तस्दीक हो गई, इसलिए कि इनमें से 4 तो खैर नहीं आए, सिरे से नहीं आए। एक तो डिप्टी स्पीकर था, वो पाँचवा हो गया, और एक छठा रुकन, वो यानी कुल 6 रुकन नहीं आए ये वोट डालने के लिए, लेकिन बाकी आ गए।
जो 17 बागी थे उनमें से बाकी 11 या 12 आ गए। उनका किस्सा ये है कि वो जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, उनके पास तमाम इंटेलिजेंस ज़राए और दूसरा ये कि इनके भी राब्ते थे उन अरकान से। परवेज़ इलाही ने फर्दन उनको फ़ोन किया और कसम उठाकर कहा कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा, और उसने परवेज़ इलाही ने अपने बच्चों की कसम भी खाई कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। तो इस बुनियाद पर वो अरकान वापस आ गया, जबकि 2 के बारे में ये इतला आया कि उनको परवेज़ इलाही की पुलिस डरा धमका कर लाएगी। इनका ताल्लुक भावलपुर डिवीजन से था। बाकी को परवेज़ इलाही ने मनवा लिया कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। इसका मतलब ये है कि जो बागी थे वो दरअसल इसी बात के लिए बागी थे कि असम्बली ना तोड़ी जाए, और जब उन्हें ये यकीन दिला दिया गया कि हम नहीं तोड़ेंगे तो वो आ गए। यानी एक तो खैर ये झूठ भी साबित हो गया कि इन अरकान को ख़रीदा गया है, जिस तरह के इमरान खान एक ऐसा झूठा आदमी है कि जिसकी झूठों की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसने कौमी असम्बली के इजलास के मौके पर भी कहा था कि 5-5 करोड़ दिए गए हैं, 10-10 करोड़ दिए गए। एक भी आदमी ये सामने नहीं ला सका कि इसको 5 करोड़ की ऑफर हुई थी। और वैसे भी जो फैसला हुआ वो पैसे के बलबूते पर नहीं हुआ, बल्कि वो इस बुनियाद पर हुआ कि इमरान खान की इत्तेहादी जमातें उससे अलग हो गई थी। जिन अरकान पर इसने इल्ज़ाम लगाया था कि वो पैसे लेकर 5-5 करोड़ रुपए लेकर बागी हुए हैं, लोटे हो गए, उनमें से किसी का वोट तहरीक अदम एतमाद में गिना नहीं गया, डाला ही नहीं गया। तो वो भी झूठ था, ये भी झूठ था। लेकिन इसके बावजूद, यानी ये 11 या 12 अरकान को राज़ी करने के बावजूद इनके पास आदमी नहीं थे। कम से कम 3 या 4 वोट इनके पास कम थे, और इन्होंने 186 का ऐलान कर दिया। 6 अरकान गायब थे, तो फिर तो 186 वैसे भी नहीं हो सकते। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, और गोया कि ये इस बात की आइंदा के लिए एक मिसाल कायम कर दी गई है कि आइंदा भी किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद पेश हो या उसे एतमाद का वोट लेने का मरहला पेश हो, तो वो गुंडागर्दी करते हुए, रौंद मारते हुए इनकार कर दे कि मैं तहरीक अदम एतमाद पेश ही नहीं होने दूंगा, या एतमाद का वोट अगर मुझे अदालती हुक्म के ज़रिए लेना पड़ गया है तो मैं स्पीकर को ये आर्डर कर दूंगा, क्योंकि स्पीकर अपनी पार्टी को, हुक्मरान पार्टी का होता है आमतौर पर, तो स्पीकर को आर्डर कर दूंगा कि तुमने गिनती इस तरह से करानी है, अपोजिशन को बैठने ही नहीं देना, अपोजिशन के पोलिंग एजेंट सामने आने ही नहीं चाहिए, और ये सारा मामला खुफिया तरीके से करके अपनी मर्ज़ी के नतीजे का ऐलान कर दिया जाए। तो नाज़रीन, पंजाब में गुंडागर्दी के ज़रिए एक आलमी मिसाल कायम कर दी गई है कि एतमाद का वोट कैसे लिया जाता है। और अब पीटीआई के लोग ज़ाहिर है जश्न मना रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं, और मजाक उड़ाने के लिए कुछ उनके पास हक बजानब चीज़ें भी है। मसलन ये है कि वफाकी हुकूमत की जो सियासत है वो नाकाम है कई हवालों से। एक तो खैर वो मज़ूर है, मज़ूर इसलिए है कि अदलिया जो है वो परवेज़ इलाही और इमरान खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हर केस में आप कोई भी केस देखें, यहाँ तक कि आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन को 3 अदालतें रोक रही हैं कि तुमने ये केस सुनना ही नहीं है, और अगर सुनना है तो फैसला नहीं सुनाना। ये किस कानून और किस आइन के तहत? मामला चूंकि इमरान खान का है इसलिए ये चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान की पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करने से पेशगी रोक दिया जाता है कि इस पर तमाम मुकदमे भी ख़त्म करो, इसकी गिरफ्तारी के वारंट भी वापस लो, ज़मानतें पेशगी मंजूर हो रही हैं, और पीटीआई के किसी आदमी पर कैसा भी केस हो कोई सुनवाई होने का इम्कान हमें नज़र नहीं आता। एक तो खैर ये हुकूमत की मजबूरी है, दूसरी ये है कि हुकूमत की सियासी प्लानिंग भी कमज़ोर है। मसलन जब ये गवर्नर ने परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई किया तो उसके साथ ही मुस्लिम लीग और इत्तेहादी पार्टियों ने एक हैरानकुन इक़दाम करते हुए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। हालांकि स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का 100% से भी ज़्यादा चांस था, इसलिए कि वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए नहीं होना था और उनका हाथ रुक जाता एतमाद के वोट के लिए। तो ये चीज़ें और भी कई मामला हैं, वो फिर इंशाल्लाह किसी मसले पर मौके पर डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, अब अगला मरहला क्या है? इस गुंडा राज के बावजूद परवेज़ इलाही के गले के गिर्द जो फंदा कसा जा रहा है, अज़ाब इलाही का जो कोड़ा इस पर बरसने वाला है, उसका रास्ता रोकना ना तो इमरान खान के बस में है,
न परवेज़ इलाही के बस में है। परवेज़ इलाही ने अपने बेटे मुनस को 4-5 क्रिमिनल्स के साथ भगा दिया और उस वक्त ये खबर भी सामने आई थी कि परवेज़ इलाही ने अपनी तमाम फैमिली से कहा है कि निकलो, क्योंकि परवेज़ इलाही को पता चल गया है कि हुकूमत नहीं रियासत ने कुछ फैसले किए हैं, क्योंकि लाहौर के जो दिफा का मसला है, ये रूडा प्रोजेक्ट जो है ये लाहौर के डिफेंस का मसला है। लाहौर का सिर्फ 3000 अरब रुपए करप्शन का मसला नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा संगीन मामला है। तो फिर रियासती इदारों ने परवेज़ इलाही के तमाम जराइम की तहकीकात के लिए अपनी मशीनरी को मुतहर्रिक किया और ऐसे ऐसे हैरान कुन इंकशाफात रियासती इदारों के सामने आए कि वो भी दंग रह गए, क्योंकि उनका जो अंदाज़ा था कि इसने इतनी करप्शन की होगी, उससे 1000 गुना ज़्यादा करप्शन परवेज़ इलाही और उसके बेटे ने की है। तो चुनाचे इसने मुनस इलाही को भगा दिया, उसके साथ 6-7 क्रिमिनल दोस्त इसके जो फ्रॉड में मुलव्वस थे। आटे के बहरान में मुन्नस इलाही ने 25 अरब रुपए कमाए, वो 25 अरब रुपए भी साथ ले गया और उसके बाद फिर ये मुन्नस इलाही की बीवी भागने लगी तो उसको रोक लिया गया, उसका नाम एयरपोर्ट पर डाल दिया गया, ECL में या वो जो स्टाफ लिस्ट होती है उसमें डाल दिया गया। अब उसने रजू कर लिया, ज़ाहिर है उसे इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन ये परवेज़ इलाही ने ये इक़दाम किया, पूरी फैमिली को उसने कहा कि निकलो यहाँ से, फ़ौरन निकलो। तो हुकूमत ने या FIA ने कुल 8 नाम, ये मुन्नस की बीवी और परवेज़ इलाही की बीवियाँ और पता नहीं कौन कौन सी, यानी अंदाज़ा करें कि इस ख़ानदान की औरतें भी करप्शन की इमाम है, करप्शन की गुरु हैं, इनमें से हर एक फूलन देवी है। तो इन लोगों ने ये 8 नाम डाल दिए हैं ECL पर, देखिए वो कब तक नाम रहते हैं। लेकिन जो भी ये बचाव के हथकंडे इख्तियार कर रहे मामलात। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही की करप्शन का सिलसिला शुरू होता है ज़ियाउल्लाह के दौर से, जब इन्होंने कोऑपरेटिव बैंक बनाए, लोगों को लूटने का एक सिलसिला शुरू किया और जब कई अरब रुपए जमा हो गए, उस ज़माने के हिसाब से कई अरब रुपए जमा हो गए, तो इन्होंने वो सारे कोऑपरेटिव बैंक बंद कर दिए, दिवालिया होकर भाग गए और वो अरबों रुपए की रकम इन्होंने हड़प कर ली। दर्जनों अफराद इस सदमे से मर गए, सैकड़ों हज़ारों अफराद की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो मकान से बेघर हो गए, किराए के मकान पर आ गए, फुटपाथ पर आ गए। लेकिन उस वक्त चूँकि ज़ियाउल्लाह की हुकूमत थी, गुलाम इसहाक़ की हुकूमत थी, ये शफ़ाक लोग थे, इनको गरीबों से क्या दिलचस्पी थी। तब से ये चौधरी ख़ानदान इस्टेब्लिशमेंट का एसेट था और इस्टेब्लिशमेंट ने कभी किसी अदालत को चौधरी ख़ानदान के ख़िलाफ़ केस चलाने की इजाज़त नहीं दी। दर्जनों केस इनके ख़िलाफ़ फाइल किए गए, इस्टेब्लिशमेंट की हुक्म पर वो सारे केस दबा दिए गए। उनमें पंजाब बैंक का केस भी है, जिसमें इन्होंने अरबों रुपए मुन्नस इलाही ने खाए, परवेज़ इलाही ने भी खाए। फिर इसके अलावा अब इसकी एक मिसाल आपको दूँ, बड़े अजीबोगरीब, देखें इनकी तरीका वारदात कैसा है। करप्शन में ये आदमी जीनियस है परवेज़ इलाही। जब ये पिछली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म था, वज़ीर आला था मुशर्रफ की हुकूमत में, एक जाली इंतखाबात के नतीजे में जाली मैंडेट के तहत ये पंजाब का हुक्मरान रहा। तो इसने करप्शन के अजीब तरीके सोचे। एक तो उसमें इसने मेट्रो बस चलाई, उसमें कसूर के एक करप्ट ख़ानदान को ये उस बस का ठेका दिया, तो उसमें दोनों ने कमाइयाँ की, सब्सिडी भी ली और फिर वो बाद अज़ां प्लानिंग के तहत उस कंपनी को फेल करार देकर वो बसें बंद कर दी गई। उसमें इन दोनों ने, इसने भी और उस कसूरी ने भी अरबों रुपए कमाए। फिर एक दिन इन्होंने आर्डर जारी किया कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हेलमेट नहीं पहनेगा उसे इतना भारी जुर्माना होगा और गिरफ्तारी भी होगी। पंजाब में एक पैनिक फैल गई, बहुत बुरी हालत हो गई। जो 500 रुपये का हेलमेट था वो 2-2 हज़ार में बिका। और इस केस के पीछे चक्कर क्या था? चक्कर ये था कि इससे पहले इसने अपनी एक प्रॉक्सी को हेलमेट इंपोर्ट करने जब बनाने का आर्डर दिया, लाखों हेलमेट बनाए गए और ये शायद 1 करोड़ के करीब या उससे कुछ कम बनाए गए, सही तादाद अब याद नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है पूरे पंजाब में, अगर उस वक्त पंजाब की आबादी 5 करोड़ थी तो मेरे ख्याल में उसमें 50-60 लाख तो मोटरसाइकिलिस्ट होंगे। तो आपाधापी में, अफरा तफरी में दिन बहुत थोड़े दिए, 15 दिन की लिमिट थी, उसके अंदर तमाम मोटरसाइकिलिस्ट ने हेलमेट ख़रीद लिए। इसमें अरबों रुपए का मुनाफा हुआ, जिसमें परवेज़ इलाही की अपनी पत्ती थी, प्रॉक्सी की अपनी पत्ती थी। और जब वो सब हेलमेट बिक गए तो फैक्ट्री बंद,
और कानून वापस ले लिया गया। पुलिस को कह दिया गया कि अब किसी हेलमेट सवार को, किसी मोटरसाइकिल सवार को अगर वो हेलमेट पहनता है या नहीं पहनता उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह के फ़राड इन्होंने किए। फिर इन्होंने अब हाल ही में ये एक फ़राड किया कि पुलिस के महकमे में को गाड़ियाँ फ़रोख्त करने का ठेका इसने अपनी एक प्रॉक्सी गुजरात मोटर्स को दिया। तो नाज़रीन, पंजाब में हज़ारों थाने, हर थाने में 5-5, 6-6 गाड़ियाँ होती हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये सारा आर्डर एक कंपनी को दिया गया और उसमें इन्होंने अरबों रुपए कमाना था, लेकिन सुना है कि वो मसला खटाई में पड़ गया। अब फिर पंजाब असम्बली की जो तामीर नौ, ये नई इमारत की, इसमें अरबों का घपला किया परवेज़ इलाही ने। इन्हीं परवेज़ इलाही कोई हाथ अरबों रुपए से कम का मारता ही नहीं है। इतना बड़ा चोर कि डिक्शनरी आजिज़ आ जाए इसकी डेफिनेशन करने के लिए कि ये कितना बड़ा चोर है। पंजाब असम्बली में इसने, अच्छा इसके अलावा पंजाब असम्बली में तमाम अमला जो भर्ती किया गया है वो सारा इसका है, और वो सारा गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के नामी ग्रामीणों और कंटुटरों का है। एक भी आदमी उनमें तालीम याफ्ता नहीं है, ना ही वो किसी मेरिट पर आता है। चुन चुन कर गुंडे भर्ती किए गए हैं ताकि असम्बली के दौरान इजलास, अच्छा इस तरह ये इन्होंने पंजाब असम्बली की इमारत पर और सेक्रेटेरिएट पर भी अपना कब्जा किया, जिसका इन्हें फ़ायदा भी हुआ। तो अब करप्शन के बेशुमार वाक़यात एजेंसियों के नोटिस में हैं, सबकी तहकीकात हो रही है, सब पर वर्क हो रहा है। और ये इसका जो ये मुन्नस इलाही का जो क्रिमिनल पार्टनर था, पार्टनर तो नहीं था, मुलाजम था, फ्रंटमैन था, वो उसको जो पकड़ा फिर उसको रिहा भी कर दिया। तो उसने भी बहुत सारी बातें एजेंसियों को बताई हैं और एजेंसियों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब ताज़ा तरीन फ़राड इनका बलूडा है, जिस पर सुप्रीम का हाई कोर्ट ने स्टे दिया। 2 हफ्ते के बाद इसकी समाअत है, और उसके बाद क्या होता है मैं नहीं कह सकते, क्योंकि ज़ाहिर इनकी सहूलतकार जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसमें 3000 अरब रुपए का घपला है, जिसकी शिकायत खुद इमरान खान ने भी की। इमरान खान की शिकायत का मतलब ये था कि ये तुम इसमें ज़्यादा हिस्सा खा रहे हो, जो मेरा हिस्सा है वो मुझे क्यों नहीं दे रहे, कोई इस तरह की बात थी। तो 3000 अरब, 1,87,000 एकड़ ज़मीन, सरसब्ज ज़रखेज़ ज़मीन, लोगों को मार मार कर वहाँ से भगाया गया। और अगर किसी रकबे की कीमत 1 लाख रुपए थी तो परवेज़ इलाही ने उसे 5,000 दिए कि लेना हो तो ले लो, वरना जहन्नम रसीद हो जाओ, मार देंगे तुम्हें। इस तरह 1,87,000 एकड़ ज़मीन मुफ्त के भाव खरीदी, अब वो करोड़ों के हिसाब से बेची जा रही है। लेकिन जो इसमें इन्वेस्टर हैं वो भी अब एजेंसियों की नज़र में हैं। तो नाज़रीन, इसकी तफसील बहुत लंबी है, इसकी परवेज़ इलाही की करप्शन की कहानी की अगर 2 घंटे तक भी बयान करते रहें, क्योंकि तारीख़ आलम ने इतना बड़ा करप्ट नहीं देखा। मेरा ख्याल था कि इमरान खान सबसे बड़ा करप्ट है, लेकिन ये इमरान खान से भी बड़ा करप्ट निकला, क्योंकि इसने तो सिर्फ एक ही मंसूबे में 3000 अरब रुपए की करप्शन की। 3000 अरब यानी कि खरबों में रकम ये चली जाती है, और इसका कोई हाथ, यानी ये उंगली का एक इशारा करता है और 25 अरब रुपए, 50 अरब रुपए, 100 अरब रुपए इसकी जेब में होता है। इतना बड़ा ये जीनियस है करप्शन में। और अंदाज़ा करें, जब खुदा किसी की रस्सी ढीली करता है तो फिर वो आदमी किस तरह आकबत ना अंदेश हो जाता है। उसकी ये मिसाल परवेज़ इलाही है, कम वक्त की उम्र 80 साल हो गई है, लेकिन ये अंधाधुंध जैसे इसे किसी ने बता दिया है कि तुमने 1000 साल ज़िंदा रहना है। यानी इसने खरबों रुपए की चोरी की है, और इसकी 70 नस्लें उस पर पड़ सकती हैं। 70 नस्लें, इतनी रकम कि 70 नस्लें दुनिया में अय्याशी के साथ, अय्याशी के रिकॉर्ड कायम करते हुए ज़िंदगी गुजार सकती है। लेकिन ये खुदा को मालूम है, हमने तारीख़ में ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमाए और वो मर गए और उनकी औलाद भी फुटपाथ पर आ गई, ऐसे हालात पैदा हुए। तो ये मुन्नस इलाही का जो अंजाम है वो तो खैर बहुत ही इबरतनाक होना है, लेकिन कम इबरतनाक अंजाम परवेज़ इलाही का भी नहीं है। ये इसने उंडा राज के ज़रिए अपनी हुकूमत बचा ली है, लेकिन जो धारा चल पड़ा है इसके ख़िलाफ़, जब किसी की मुकाफ़ात अमल का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर वो रुकता नहीं है, रुकावटों से वो स्लो हो जाता है। जिस तरह का अब ये स्लो होता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि पंजाब पर इसकी गवर्नमेंट फिर कायम हो गई है, लेकिन वो रुकता नहीं है। उसे चाहे फिर फांसी किसी और जुर्म में हो, चाहे किसी झूठे इल्ज़ाम के तहत ही हो,
एक वाक़या मैंने पिछले दिनों पढ़ा कि एक आदमी को फांसी दी गई, तो उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई और एक रिपोर्टर से मिलने गया आखिरी मुलाकात के लिए, तो उसने बताया कि ये जो मैं जिस जुर्म में मुझे फांसी हो रही है, ये कत्ल मैंने नहीं किया, मेरा इस कत्ल से कुछ दूर नज़दीक का भी वास्ता नहीं है, लेकिन मैंने इतने साल पहले फलां आदमी को कत्ल किया था और वो अंधा कत्ल था। पुलिस आज तक उसका सुराग नहीं लगा सकी कि इसे किसने मारा। तो लेकिन मुझे उस जुर्म में तो पुलिस नहीं पकड़ सकी, उस जुर्म में तो मुझ पर किसी का शक भी नहीं गुजरा। लेकिन ये जो कत्ल हुआ है जिसका मुझसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, उसमें मुझे फांसी हो गई है, मेरी सारी अपीलें मुस्तरद हो गई हैं और ब्लैक वारंट जो आते हैं वो भी आ गए, उसके बाद उसे फांसी चढ़ा दिया गया। तो नाज़रीन, ये कुदरत का एक निज़ाम होता है कि वो किसी को अगर वो अपनी चालाकी से किसी जुर्म का सुराग ना छोड़े तो दो सूरतें होती हैं, या तो वो सुराग मिल जाते हैं, इसी को कहते हैं कि लहू पुकारेगा हस्ती का, यानी कि सुराग मिल जाता है, और अगर सुराग ना मिले तो किसी दूसरे मामले में उसे कुदरत धर पकड़ती है। और परवेज़ इलाही और मुअन्नस इलाही को अब धर पकड़ने का वक्त करीब आ गया है, ये अब बच नहीं सकते। और जो इमरान खान का किस्सा है, इंशाअल्लाह उसका जिक्र अगले प्रोग्राम में, उसकी बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं जो जल्दी दूर होने वाली हैं। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।